नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों से लेकर पेपर लीक करने वालों तक सरकार बहुत सख्त हो गई है। सीएम सम्राट की कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि अब इंटरनेट पर किसी को गाली देने या उल्टा सीधा लिखने वालों पर सीधा गुंडा एक्ट लगाया जाएगा। इसके अलावा पेपर लीक करने वाले भूमाफिया या साइबर अपराधियों को भी इसी सख्त कानून के तहत सजा दी जाएगी। तो क्या कुछ है सम्राट सरकार के फैसले में, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सम्राट सरकार में ऐसा क्या फैसला ले लिया गया जिसकी वजह से विपक्ष ये कह रहा है कि ये अघोषित आपातकालीन है? देखिए, विपक्ष को हर वो मुद्दा अघोषित आपातकाल लगता है जिससे कि उसकी समस्या बढ़ने वाली है। अगर कोई कानून की सख्ती से डरता है तो वो अपराधी है। अगर कोई सख्त कानून बनाया जाता है, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो अपराधी है या अपराध की प्रवृत्ति उसके अंदर पनप रही है। कोई भी नियम कानून अगर सख्ती से पालन किया जाए, जो कि गलत अवधारणाओं के खिलाफ है, गलत कामों के खिलाफ है, तो उसका विरोध करने वाला कौन होगा? अगर सड़क पर पॉकेटमारी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के लिए मोबाइल पुलिस तैनात किया जा रहा है, तो क्या उसमें सामान्य लोग विरोध करेंगे या पॉकेटमारी करने वाले लोग विरोध करेंगे? अगर किसी मामले में, यानी कि चोरी के मामले में सजा 2 साल के प्रावधान के बदले 3 साल का प्रावधान कर दिया गया, तो वो चोर ही डरेगा जो चोरी करने वाला है। जिनके घरों की सुरक्षा हो रही है उसको डर पैदा नहीं होता। तो इसलिए आपातकाल, अघोषित आपातकाल, ये शब्दों का उपयोग जो संसद से लेकर बिहार के सदन तक ये विपक्ष की पार्टियां कर रही है, इसका मतलब है कि इन कानूनों की सख्ती से तकलीफ इन्हें हो रही है। अभी बिहार के कैबिनेट की मीटिंग में 10 बड़े फैसले हुए, 10 एजेंडों पर चर्चा हुई थी। उसमें शिक्षा का मॉडल भी था कि मॉडल स्कूल जो खुल रहे हैं उसमें बच्चों को 6,000 रुपए का किट दिया जाएगा। ये किट क्या होगा? ये बच्चों को किट में टॉफियां नहीं दी जाएगी, बल्कि बुक्स दिए जाएंगे, पेन दिए जाएंगे, उसके वो सामग्री दिए जाएंगे जो पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। 6,000 रुपए की सामग्री दी जाएगी। और उसके बाद ये जो रोजगार सृजन के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी एक नया एजेंडा तय हुआ है कि रोजगार बढ़ाना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत होगी, औद्योगिकरण चाहिए। उद्योग स्थापित तभी होंगे जब भय मुक्त सोसाइटी होगी, जब किसी भी निवेशक को यह भरोसा होगा कि हम बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जा रहे हैं। और सरकार से लेकर गुंडा तक, ये दोनों स्तर पर बिहार में समस्याएं हुई है। सरकार को लेकर समस्याएं, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है तो अधिकारियों का चक्कर काटते रहो। पहले भूमि अधिग्रहण के लिए चक्कर काटो कि हाँ भाई फैक्ट्री बनानी है, अगर आपको 2 एकड़ जमीन चाहिए तो 2 एकड़ जमीन कहाँ से आएगा? सरकार कहेगी किसानों से खरीद लो, किसान खुद को देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो भूमि अधिग्रहण की पॉलिसी गड़बड़, उसके लिए फैक्ट्री नहीं बनेंगे। फिर उसके बाद भूमि अधिग्रहण के बाद आपको एक एक मामलों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत, कानून के तहत, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो या फिर टैक्स से संबंधित हो, सारे मामलों के लिए अधिकारियों के दरवाजे पर जाने होंगे। हर जगह कट मनी, हर जगह पैसे मांगे जाएंगे। एक एक फाइल बढ़ते बढ़ते आपको अपनी फैक्ट्री के लिए टाइमलाइन आपने 2026 निर्धारित किया और काम पूरा हो रहा है 2030 तक जाकर। ये परेशानियां रही थी, प्रशासनिक स्तर पर परेशानियां सरकार के स्तर पर रही। और दूसरा, गुंडा के स्तर पर की बात की जाती है कि आपने फैक्ट्री प्रपोज किया, वहां पर आपको सरकार ने अनुमति दे दी, उसके बाद जैसे ही जमीन पर काम शुरू हुआ कोई उधर से आ गया गुंडा टैक्स वसूलने के लिए। आपका काम तो पूरा नहीं होगा जब तक कि आप पैसे नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन के यहाँ आपने शिकायत की, हो सकता है कुछ समय के बाद आप कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर अटैक हो गया। वो कहा जाता है कि भय पैदा करने के लिए अटैक, ऐसा नहीं है कि जान मार देगा, भय पैदा करने के लिए, क्योंकि उसे भी पता है 2 गोलियां चलाएंगे, इसे डराएंगे, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तो शूटर को पकड़ कर ले जाएगी, 2 महीने में उसकी जमानत हो जाएगी क्योंकि उसने किसी की हत्या नहीं की है। और उसके बाद सामने वाला डर गया तो फिर उससे कारण ही वो वहां से छोड़कर चला गया, जैसे पश्चिम बंगाल में होता रहा।
आज पश्चिम बंगाल की राजनीति बदली, सिस्टम बदला और उसी के तरह निवेशक भी बदल रहे हैं। सिंगूर की तरह दूसरी बार घटना ना हो जाए, इसके लिए सरकार ने कहा नहीं, प्राइवेट और ये जो सरकारी स्तर पर जिस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, उसी कोऑर्डिनेशन के आधार पर अब भूमि अधिग्रहण करने की पॉलिसी बनेगी कि हम मार्केट रेट पर फैक्ट्री को जमीन देने के लिए कहेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार ने अधिग्रहण किया सस्ते दर पर, सरकारी दर पर, और उसके बाद उसने किसी फैक्ट्री वाले को, बिजनेस समूह को दे दिया और उसी दर पर दे दिया। किसान अपने आप को धोखे में महसूस करता रहा कि हमारे साथ धोखा हो गया है। तो जो पॉलिसी बनी है वो बिहार में भी पॉलिसी बनेगी, यानी कि एक एजेंडा रहा कि किसी भी तरीके से बिहार में रोजगार के वो अवसर मुहैया कराया जाए जो कि सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए है। ये जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं वो जरूरी नहीं है, उसको पलायन नहीं कहा जाता कि दिल्ली आने के लिए अगर बिहार के यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ाई पूरा करके कोई हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आता है, दिल्ली से कोई हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड जाता है, तो वो पलायन नहीं है। वो शिक्षा हर जगह पर एक स्तर तक ही मिलेगी, उसके अलावा आपको उससे भी बेहतर इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से रोजगार आपको एक लिमिटेड स्तर पर ही एक जगह मिलेगी, उसके बाद आप उससे ऊपर चाहिए तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए नॉन स्किल्ड वर्कर जो कि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए गुजरात जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, उन लोगों में से 10-20% के करीब हर साल ऐसे लोग हों जो बाहर जाने वाले राज्य के अंदर ही रोजगार जिसे मिल जाए। यानी उसके लिए उद्योगों की जरूरत है, फैक्ट्रियों की जरूरत है और उद्योगीकरण के लिए अलग अलग तरीके डेवलप किए जा रहे हैं। उसी तरीके से शिक्षा, रोजगार के साथ साथ टूरिज्म पर बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन पर बात हुई, अलग अलग तरीके से करप्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन के ऊपर अंकुश कैसे लगाए जा सकते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हुई। लेकिन तकलीफ विपक्ष को किस बात से हो रही है कि सोशल मीडिया के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर मतलब साफ है कि अगर अभियान चलाया जा रहा है तो ये राजद के ही सबसे ज्यादा नेता कार्यकर्ता हैं जो गाली गलौज करते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोलने लिखने की स्वतंत्रता का मतलब आप किसी के खिलाफ गलत करेंगे, किसी से दुर्व्यवहार करेंगे। अगर सोशल मीडिया की बात छोड़ दें तो सामने में अगर किसी व्यक्ति के साथ गाली गलौज की जाए तो क्या वो एफआईआर दर्ज नहीं कराएगा? लेकिन सोशल मीडिया पर सामान्य स्तर के लोग जिसके खिलाफ गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ट्रोल किया जाता है, उसके पास खुद में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसकी पहचान कर सके। तो इसलिए साइबर क्राइम में वो उसकी रिपोर्ट दर्ज करता है, सरकारी स्तर पर ही उसकी पहचान की जाती है। कई फेक आईडी होते हैं, उसको भी रोक लगाई जा रही है। यानी कि अभी 691 लोगों को लीगल नोटिस भेजी गई है, 475 ऐसे अकाउंट देखे गए हैं जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, 500 से ज्यादा ऐसे अकाउंट हैं जिसको ये बताया गया है कि अगर वार्निंग दी गई है कि नहीं, अगर अगली बार आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी ये जो पूरा मामला है ये सरकार के लिए नहीं, ये विपक्ष के लिए भी है। अगर तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है तो वो भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि अभी तो पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी इनके पास है। ये कभी सम्राट चौधरी को, कभी नीतीश कुमार को, कभी किसी और मंत्री को, कभी चौधरी को, ये सारे लोगों को ट्रोल करते रहते हैं। सरकार को आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी को जोड़ को भगवाकरण की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके ये लोग ट्रोल उन्हीं को करते हैं। और सबसे ज्यादा ये ट्रोल आर्मी इन्हीं विपक्ष की पार्टियों के साथ पड़ी है और यही लोग हैं जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इनको तकलीफ होने लगी। ये अघोषित आपातकाल, अगर 2000-1000 लोग जो बैठे हुए हैं और किसी के साथ अभद्रता कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ही, महिला कार्यकर्ता के खिलाफ भी कर रहे हैं, और उन लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाता है, आगे ये चल रही गलत परंपरा को रोका जाता है, तो इसे आपातकाल कहते हैं
या फिर कानून व्यवस्था में न्याय दिलवाने के लिए सरकार का काम कहते हैं। सर, विपक्ष ये तर्क दे रहा है कि मान लीजिए अगर सम्राट सरकार ने कोई गलती करी, अगर हमने उस पर आवाज उठाया तो वो तुरंत हमें उठाकर सीधा जेल में डाल देगी। देखिए, कोई भी कानून ऐसा नहीं होता है कि आवाज उठाने पर रोक लगा दे। हाँ। और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाती है। आवाज डेमोक्रेसी में किस बात के लिए होती है? आवाज विरोध की भी एक भाषा होती है। एक व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं पाता, एक व्यक्ति आता है, उसको सूरदास बोलता है, वो खुश होता है। सूरदास क्योंकि वो जानता है कि वो आंखों से देख नहीं पाता, इसलिए उसको सूरदास कहा गया है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है और उसको सूरदास की जगह वो अंधे बोलता है, तो उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि उसके लिए अपशब्द का उपयोग कर रहा है। विरोध दर्ज करने के लिए एक मर्यादित भाषा बनी है। आप उस भाषा का इस्तेमाल करो, उससे विरोध दर्ज करो। आप तार्किक क्षमता बढ़ाओ, तार्किक तरीके से सरकार के कामों का विरोध करो। किसी ने आपको उस पर रोक लगाने के लिए नहीं कहा। कोर्ट में भी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में कई ऐसे जो याचिका दायर हुई जिसमें सरकार के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, यानी पुलिस के खिलाफ भी की कि मुर्दाबाद के नारे लगाया जाना लोकतंत्र में अमर्यादित भाषा नहीं है। इसलिए जो तरीके अभी अपनाए गए हैं उसमें गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल की बात की गई है। उसमें विरोध की बात नहीं की गई कि सरकार के खिलाफ कोई विरोध करना शुरू कर दे तो उसे जेल में डाल दो। अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी कि आपकी ये नीति, ये नियम, ये कानून गलत है, तो ऐसे में अगर ये गुंडा एक्ट उन लोगों के खिलाफ लगाया जाता जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों के ये नेता जिसने इस मामले का विरोध किया कि नहीं अब आपातकाल घोषित हो गया है, अघोषित आपातकाल, उन्हीं लोगों को अंदर डाल दिया जाता, उन्हीं लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता। तो विरोध करने के लिए भी एक मर्यादित भाषा होती है। और इसमें पॉलिटिक्स में इसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं। अगर उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप अमर्यादित भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे आपको सजा मिलनी चाहिए। ये कोई भी सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति इसका समर्थन करेगा। जो असभ्य समाज में असभ्यता फैलाना चाहते हैं वही विरोध करेगा। इसलिए गुंडा एक्ट आया है और उस गुंडा एक्ट के तहत उन सारे लोगों को पकड़ा जाएगा जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी दूसरे को परेशान करने के लिए करते रहे। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साफ है कि इस नए कानून ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दिया है। अब देखना होगा कि इस फैसले का आगे क्या असर होता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।